जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एएस हिंदी नोट्स में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10 उत्तराखंड के संस्कृत विषय का पेपर जो पूर्वान्वित नई सिलेबस के आधार पर 22-23 में निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार हम आपको आज सरल विधि के अनुसार संपूर्ण पेपर का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, बोझ दिमाग पर नहीं डालना है, स्वतंत्र होकर के और शांत मन से पेपर को हल करना है। पहले पेपर को समझना पड़ता है, प्रश्न क्या कह रहा उसको गहनता से उसका अध्ययन करना पड़ता है और तब जाकर के वह हल हो पाता है। क्योंकि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो 10वीं लेवल के विद्यार्थी से ऊपर बनाया गया हो, वो उसी के अनुसार बना निर्धारित किया गया है, लेकिन हम पेपर को समझते नहीं हैं। पेपर का बोझ और उसके प्रति जो डर है उसको मन में बिठा लेते हैं, इस कारण वह हल नहीं हो पाता। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम इस पेपर को हल करेंगे और बताएंगे कि 2023 का जो बोर्ड परीक्षा होगी उत्तराखंड की, उसमें कैसा पेपर आएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले विषय संस्कृत है। सत्र 2022-23 में ऐसा पेपर रहने वाला है। 3 घंटे का पेपर होगा, पूर्णांक होगा 80। यहां दिया गया है, निर्देश दिए गए, प्रश्नानाम निर्देशा ध्यानेन सावधानतया पठनीय, यानी प्रश्नों के जो निर्देश है उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। सर्वे प्रश्न अनिवार्य संति, सभी प्रश्न अनिवार्य है। अब खंड की बात करें, पहला खंड है इसमें अपठितांश अवबोधन, यानी जो हमने पढ़े नहीं है, जो हमारे सिलेबस में नहीं था, जो हमारी पुस्तक पे नहीं था, वैसे यहां पर दिया गया, इसको हमने पढ़ करके इसके प्रश्न हल करने। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 है जो कि 5 नंबर का होता है। यहां दिया गया, अधोलिखित अनुच्छेदा पठित्वा अनुच्छेदा आधारितान प्रश्नानां उत्तरान्, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ करके अनुच्छेद का प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलो अनुच्छेद पढ़ते हैं। भारतस्य उत्तरे हिमालय नाम गिरि अस्ति, पुरा हिमगिरो ऋषीणाम आश्रमा आसन, एकस्मिन् आश्रमे एका मुनि अवसत्, सा आश्रमस्य कुलपति आसीत्, तत्र अनेके शिष्या अपि अवसन्, ते मुनिम् अनमन्, ते मुनि विद्याम् अपठन्, ते मुनिना सह भ्रमणाय अगच्छन्, ते मुनये पुष्पाणि फलानि च आनयन्, मुनि स्नेहेन तेभ्यः शिक्षाम् आयत्। चलिए इसका अर्थ लगाते हैं। भारतस्य उत्तरी हिमालय नाम नगरी, भारत में उत्तरी में हिमालय नाम की एक पर्वत है। पुरा हिमगिरो ऋषीणाम आश्रम आसन, प्राचीन काल से हिमगिरी में यानी हिमालय पर्वत में ऋषि का आश्रम था। आसन मतलब था, भूतकाल की क्रिया है। एकस्मिन् आश्रम में एका मुनि अवसत, एक आश्रम में एक मुनि रहता था। सा आश्रम से कुलपति आसीत, वह आश्रम का कुलपति था। तत्र अनेके शिष्य अपि अवसन्, वहां अनेकों शिष्य जो है वो पठन क्रिया करते थे। ते मुनिम अमना, वह मुनि से कहते हैं, ते मुनि विद्याम अपठन, वो मुनि से विद्या पढ़ते थे। ते मुनिना सह भ्रमणाय अगच्छन्, वो मुनि के साथ भ्रमण करने जाते थे। ते मुनि पुष्पाणि फलानि च आनयन्, वे मुनि के साथ पुष्प भी लाते थे, फल भी लाते थे। मुनि स्नेहन तेभ्य शिक्षाम अयच्छत्, मुनि प्रेम से उन्हें शिक्षा देते थे। ठीक है, अब इसके प्रश्न कैसे बन रहे हैं? प्रश्न का होगा एक पदेन उत्तरत्, अर्थात यहां पर आपको याद रखना, एक पदेन का मतलब होता है कि एक ही पद में हमने इसका उत्तर देना, संक्षिप्त विस्तार रूप से नहीं देना। जैसे यहां पर लिया प्रश्न है, आश्रम से कुलपति कहाँ आसीत, तो आश्रम का कुलपति कौन था? तो आश्रम का कुलपति था ऋषि। ये ऋषि था आश्रम का कुलपति। ठीक है, ऋषि यानी मुनि। तो मुनि भी आप लिख सकते हैं। यहां पर आपको केवल मुनि है लिखना है और कुछ नहीं लिखना। ऐसा नहीं लिखना आश्रम से कुलपति मुनि आसित, ऐसा नहीं लिखना। ऐसा लिखोगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा।
एक पदेन का मतलब एक ही पद में मुनि हमने यहां पे लिखना है। यहां पे हमने सीधे उत्तर में मुनि ही लिख देना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है मुनि के भी शिक्षा आयचत। मुनि किसको शिक्षा देता है? तो मुनि किसको देता है शिक्षा? मुनि शिक्षा शिष्य, यहां पे हमने शिष्या लिख देना है और यही हमारा उत्तर होगा। एक पद में उसको उत्तर देना शिष्या। अब पूर्ण वाक्य, चलो 2 नंबर का तो ये हो गया। अब पूर्ण वाक्य जो है नंबर खा होगा, इसको हमने विस्तार रूप से उत्तर देना है। इसका प्रश्न है शिष्या केन सह भ्रमणाय अगच्छन्। शिष्य यानी छात्र किसके साथ भ्रमण कर घूमने के लिए जाते थे? तो उत्तर हो गया शिष्या। ते की जगह हम शिष्या लिखेंगे, ते नहीं लिखेंगे, हम पूरा शिष्या लिखेंगे। शिष्या मुनिना सह भ्रमणाय अगच्छन्। ठीक है, ये उत्तर होगा शिष्या मुनिना सह भ्रमणाय गच्छन्। ठीक है। अब निर्देशानुसारम, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये होता तो अनुच्छेद से ही, लेकिन ये घुमाकर इसको प्रश्न को देते हैं। निर्देशानुसारम उत्तर यानी जैसे निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर कीजिए। अनेके शिष्या अनयो पदयो किम विशेष पदम अस्ति। अनेके शिष्या, अब इसमें क्या कहा? अनेके शिष्या अनयो पदयो किम विशेष पदम। इस पद में किस पद में? ये जो अनेके शिष्या लिखा गया, अनेके शिष्या, इसमें विशेष क्या है? और इतना तो आप जानते हो कि जिसका विशेषण होता है वो विशेष्य होता है। विशेष जरूर होगा। विशेष यानी जो करता है और विशेषण जो कर्म कर रहा है। तो यहां पे शिष्या जो है वो विशेष्य आ गया, अर्थात उत्तर में लिखना है शिष्य। ठीक है, समझ में आया? अब दूसरा है अयच्छत् इति क्रियापद कर्तृपदम किम। ये जो अयच्छत् है, आप देख रहे होंगे अयच्छत्, ये किसकी क्रिया है? इसका कर्ता कौन है? क्योंकि क्रिया है तो कर्ता जरूर होगा और कर्ता है तो क्रिया भी जरूर होगी। अब हमने यहां ढूंढना इसको, अगर याद नहीं रहता है तो हमने यहां ढूंढना इसको कि अयच्छत् कहां लिखा गया। ये अयच्छत् लास्ट पद में लिखा गया है, यानी मुनि। मुनि इसका कर्ता हो गया और मुनि कर्ता हो गया तो उत्तर आएगा मुनि। ठीक है, यहां पर आएगा मुनि, क्योंकि मुनि कर्ता हो गया इस पद का और अयच्छत् क्रिया होगी। ठीक है, आए समझ में? प्रिय विद्यार्थियों, अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि हमारा हौसला बुलंद हो सके और समय समय पर आपके लिए भी ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। इसके बाद हम हिंदी का भी एक वीडियो बनाने वाले हैं। संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। आपको ध्यान एकाग्र होकर के वह पढ़ना है, दिमाग पर बोझ नहीं लाना है। दिमाग से बोझ जितना हल्का होगा, प्रश्न का आंसर आपके दिमाग में उतने अधिक आएंगे। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करें। अध्यलिखित अनुच्छेदे पठित्वा प्रश्नानां उत्तरान्। इस अनुच्छेद को पढ़कर के प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब देखिए यहाँ 2 अनुच्छेद आ गए। एक अनुच्छेद प्रश्न नंबर 1 में और दूसरा प्रश्न जो होगा उसमें भी अनुच्छेद होगा, लेकिन इसका नंबरों में ये थोड़ा ज्यादा होगा। 7 नंबर का होगा ये प्रश्न। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए। अनुच्छेद क्या है? महाकवि कालिदास संस्कृत वाङ्मय श्रेष्ठ कवि आसीत्। महाकवि कालिदास जो है वो संस्कृत काव्य के, संस्कृत ग्रंथ के श्रेष्ठ यानी महान कवि है। कवि था, आसीत् मतलब थे। स त्रीणि नाटकानि लिखतवान। उन्होंने 3 नाटक लिखे। तेषु अभिज्ञान शाकुंतलम, उनमें अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया प्रसिद्ध नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रसिद्ध नाटक है। अस्मिन् नाटके 7 अंगा। इस नाटक में 7 अंग है। अस्य विषय केनचित् कवि उक्तम। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्य की शोभा जो है वो, नाटक की शोभा जो है वो शकुंतला के द्वारा अत्यधिक हो गई है।
क्योंकि शकुंतला जो है उसी का पुत्र जो है वो भरत हुआ है, और भरत के नाम से ही भारत वर्ष का नाम भारत पड़ा था। ठीक है, अस्य नाटकस्य नायक दुष्यंत है। इसका नाटक जो नायक है यानी भरत के जो पिता माने जाते हैं वो दुष्यंत माने जाते हैं, यानी शकुंतला के पति जो है वो दुष्यंत नायक का रूप इन्होंने दिया था। ठीक है, तो प्रश्न को उत्तर करते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पदेन जिस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 में हमने किया था उसी प्रकार से यहां भी हमने इन प्रश्नों को हल करना है। ठीक है, प्रश्न 1 है अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके कति अंगा। देखना है कि कति अंगा, कति मतलब कितने, अंग मतलब खंड भी बोल सकते हैं, अध्याय भी बोल सकते हैं, पाठ भी बोल सकते हैं। तो सप्त अंगा यानी 7 अंग है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे सप्त। और एक गलती कभी मत करना कि आपने देखा सप्त लिखा हुआ था हम सीधे 7 लिख देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। संस्कृत का मतलब संस्कृत में ही उत्तर देना है उसका। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम इस नाटकम का लिखितवान, इस नाटक को किसने लिखा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो हमने अनुच्छेद पढ़ा तो महाकवि कालिदासेन। ठीक है, महाकवि कालिदास, आप इसको लिख सकते हैं उत्तर में। ठीक है, प्रश्न नंबर खा की बात करें पूर्ण वाक्य ने उत्तरत 2 प्रश्न होंगे और 1-1 नंबर का होगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। अभिज्ञान शाकुंतलम इत नाटक से विषय केनचित कविता किम, कविता आ गया, सॉरी कविता आना था, इसमें हो जाती है प्रिंटिंग की मिस्टेक हो जाती है। कविता किम उक्तवान, कविता मत देखना इसको, कई बार हम इसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं कि हम ढूंढे देखते हैं कविता का, ये तो गद्य खंड है, तो प्रिंटिंग की गलती हो सकती है। कविता किम उक्तवान, अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके विषय में क्या कहा गया, तो उसके विषय में यहां तक लिखना हमने अभिज्ञान शाकुंतलम इत नाटक से विषय केनचित, केनचित नहीं लिखना है, इति नाटक से विषय उक्तम काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला इति उक्तवान। ठीक है, ऐसा हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब नंबर दूसरे की बात करें अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटक से नायिका का, तो नायक की बात हमने की थी दुष्यंत, तो इसका उत्तर आएगा अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटक से नायिका दुष्यंता अस्ति। ठीक है, अब निर्देशानुसार में चलते हैं। संति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम लिखत, कहने का मतलब है कि संति जो है ये क्रिया है, संति क्या आएगी, क्रिया आ गई, और इसका कर्ता यानी जो हमने पहले कहा था कि क्रिया है तो कर्ता जरूर होगा। अब हमने देखना है कि पद का अंत में संति कहां आए, तो ये देखो यहां आई। ठीक है, संति यहां आ रही और कहीं नहीं आई। अब इसका कर्ता कौन है, तो हम अस्मिन इसका कर्ता नहीं लिख सकते, क्योंकि अस्मिन तो ये क्या है, शब्द आ गया, ये इसमें नहीं आएगा। तो यहां लिखा अस्मिन नाटक है, किस नाटक, अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसका कर्ता पद होगा अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो हमें ये इसका करना, थोड़ा सोचने की जरूरत है, जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, जल्दबाजी का कार्य हमेशा परेशानी में डालता है, थोड़ा समझ कर लिखना है। 3 घंटे का पेपर है, आसानी से आप कर सकते हैं। हौसला सबसे बड़ी ताकत होती है, अपने आप को प्रेरित कीजिए, बार बार मोटिवेशन दीजिए अपने आप को कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। चले दूसरे की बात करें, सात्रीणी नाटकानि लिखितवान अत्र सा इति सर्वनाम पदम कस्मे परिक्तम, ये जो सा पद दिया गया है ये कस्मे का मतलब किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। अब आप बताएंगे किसके लिए किया गया, सात्रीणी नाटकानि, उन्होंने 3 नाटक लिखे, अरे किन्होंने लिखे, तो ये ऊपर लिखा गया है महाकवि कालिदासेन त्रीणि नाटकानि लिखत, तो कालिदासेन। ठीक है, उत्तर में आएगा कालिदासेन। ठीक है, कालिदास भी आप लिख सकते हैं सीधे। ठीक है, अब तीसरे प्रश्न की बात करें, लिखितवान इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, लिखितवान जो क्रियापद है तो इसका भी कर्तृपद यानी कर्ता क्या होगा, लिखितवान। ठीक है, लिखितवान का कर्तृपद क्या होगा, लिखितवान लिखा गया, क्रियापद से कर्तृपदम। अब हमने यहां देखना है, कई बार आता है कि लिखितवान ये लिखा हुआ इधर, लिखितवान
तो यहां भी इसका उत्तर भी होगा, किसने लिखा? कालिदास ने लिखा। लिखने वाला तो कालिदास है ना, लेखक तो कालिदास है, तो कालिदास है ना, हमने इसका उत्तर लिखना है। यानी थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए पेज नंबर 2 की बात करते हैं, खंड नंबर 2 की बात करते हैं। संस्कृतेन रचनात्मक लेखनम, ये भी रचनात्मक कार्य है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होगी कि उत्तर भी इसी पे हमें समझना है, केवल बस समझने की दिक्कत है। खंड खा, संस्कृतेन रचनात्मक लेखनम, संस्कृत में रचनात्मक कार्य करना है। प्रश्न नंबर 3 है, 4 नंबर का होगा, रुग्ण अवकाशार्थम प्रधानाचार्य प्रति पत्रम मंजूषां प्रदत्ते शब्दे पूरित्वा उत्तर पुस्तिकायां लिखत। रुग्ण का मतलब रोग, बीमार भी हो सकते हैं। रोग हेतु अवकाश, बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र देना है और मंजूषा से इसकी सहायता करना है, यानी इस प्रार्थना पत्र को पूरा करना है। ठीक है, पहले में दे रहा है डॉट डॉट, क्या है, क्या आना चाहिए इसमें? अरे भाई सामान्य सी बात है कि सबसे पहले सेवायाम ही आएगा। ये मंजूषा से उत्तर लेने, हमने 4 दे के उत्तर और 4 और 5 ऑप्शन इसमें खा लिए। अब एक क्या छोड़ दिया, देखो यहां भी प्रिंटिंग की थोड़ा गलती है। चलो फिर भी हमने नहीं छोड़ना है, हमने तो पूर्ण करना है। तो सेवायाम, सबसे पहले तो सेवायाम ही आएगा ना, तो सेवायाम लिखना हमने पहले। यहां आएगा सेवायाम, सेवा में प्रधानाचार्य महाभागा इंटर कॉलेज गोरंग देश महादेव बस महोदया। ठीक है, गोरंग यानी गोरों का देश, अंग्रेजों का जो भी है। ठीक है, यहां पे सेवायाम आ गया, हम इसको भी टिक करते जाएंगे। चलो ये हमने कर दिया। बाद में कई बार एक चीज 2 बार आ जाती है, ऐसी भी गलती हो सकती है कभी कभी। हल्का सा टिक करना है, ज्यादा टिक नहीं करना, नकल भी पहचानी जाए कि नकल कर रहा है, पर हल्का इतना लगाएं कि हाँ ये मैंने कर दिया, 2 बार नहीं लिखना पड़े। विनम्र निवेदन यत, विनम्र निवेदन है, यत मतलब जो। अब बताइए यहां पर क्या आएगा? सोचिए क्या आएगा। ठीक है, यहां पर क्या लिखना है? निवेदन यत, निवेदन यह है कि विगत रात्रि, बीती हुई रात से अहम सहसा, मुझे अचानक से ज्वरात यानी बुखार आ गया, विद्यालयम उपस्थातुम यानी विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूं, अस्मि मतलब हूं। अतः मह्यम, मुझे नहीं दे रखा यहां, लेकिन लिखना है मुझे अवकाशम स्वीकृतम अवगृहातो, मुझे अवकाश प्रदान कीजिए। ठीक है, उत्तर यही है, आपने समझना है केवल। प्रश्न नंबर 4 भी होगा, इसका उत्तर भी यही होगा। अब क्या है? मंजूषा शब्द चयनम कृत्वा निम्नांकितम संवादम पूरित्वा लिखत। मंजूषा से दिए गए, मंजूषा ये उत्तरमाला है, ये वाली, ये अस्मिन् श्रवण मासस्य भवति और जनसी, इससे हमने इसको उतारना है ऊपर। ठीक है, अब क्या लिखा गया? मंजूषा से शब्द चयन करके निम्नांकित संवाद को पूरा कीजिए। ठीक है, ये भी अपठित तो आता है। चलो शुरू करते हैं। गुरु किम त्वम, गुरुजी क्या तुम? गुरु कह रहा है, संवाद हो रहा तो 2 बीचों के बीच, 2 पात्रों के बीच होगा। गुरु कह रहे हैं किम त्वम, अब इसके आगे क्या? क्या तुम, आगे तो जानासी आएगा ना भाई, तो जानासी इसको कर दीजिए, फिर खड़े क्यों है, इस जानासी लिख दीजिए, यहां पर जानासी आएगा तो ऑप्शन कम है इसलिए लिखने की दिक्कत है। शिष्य कह रहा किन तुम जानासी अद्य का तिथि, क्या तुम जानते हो आज क्या तिथि है? शिष्य कह रहा श्रीमान अद्य कौन सी तिथि है? श्रावण मासस्य पूर्णिमा तिथि, श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि है। गुरु कह रहा है अस्मिन दिने का महोत्सव, इस दिन में कौन सा महोत्सव होता है? और शिष्य कह रहा है भवती आएगा, आखिरी बचा हुआ। अस्मिन श्रीमान अस्मिन दिने रक्षाबंधन भवती, इस दिन में रक्षाबंधन होता है। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। पेपर आपका 100 नंबर कंप्लीट आ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए कि विषय ऐच्छिक है लेकिन मेरिट इससे बनती है। ये मेरिट में 1 नंबर भी आपको सफलता का राह दिला सकता है और आपका एक लाइक और एक
कमेंट तथा सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को भी आगे बढ़ा सकता है। और समय समय पर आपको हम ऐसे ही प्रेरित करते रहेंगे और आगे भी आपको नए नए नोट्स जो है वो देते रहेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 की बात करें, 8 नंबर का होगा, ध्यान रखिए। इससे पहले ये 10 नंबर का होता था, अब 8 नंबर का है, 2 नंबर कहीं और एडजस्ट कर दिए होंगे, ये भारत सरकार है। तो 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न छोटा लग रहा है लेकिन है, जिस तरीके से इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाते हैं उसी तरीके से संस्कृत में हमने वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, दिया गया पर्यावरण इति विषयम अधिकृतम निम्नांकित शब्द सूची शब्दांत चित्वा चतुर्वाक्यानि रचयत। ठीक है, ठीक है, 8 नंबर का पहले 5 लिखने थे, पंचवाक्यानि रचयत, तब 10 नंबर का होता था। अब चतुर्वाक्यानि यानी 4 वाक्य हमने लिखने, अब 8 नंबर का नंबर हो जाइए। ठीक है, 2 नंबर का एक शब्द सूची ये दे रखे, इन शब्दों पे हमने लिखना है पर्यावरणस्य शुद्धम आधार रोगो औद्योगिक संस्थानेभ्यः वायु पर्यावरण रक्षणा है। ठीक है, तो पर्यावरण के ये घटक है ये सारी चीजें। अब हमने क्या लिखना है, वाक्य निर्माण करना है। जैसे पर्यावरण से आ गया, षष्ठी विभक्ति का रूप है, पर्यावरण से महत्वपूर्ण लाभा अनेका सन्ति, पर्यावरण के महत्वपूर्ण अनेकों लाभ होते हैं, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। पर्यावरण से हरित पर्यावरण से वृक्षाणाम शुद्धम वायुम बहती, पर्यावरण में वृक्षों से शुद्ध वायु बहती है। रोगों उन्मूलनम प्रयासम कर्तु शक्नोमि, हम रोग को उन्मूलन यानी उखाड़ने के लिए प्रयास कर सकते हैं। वायु मंदम मंदम बहती, पर्यावरण रक्षाएं अस्माभि करणीयम कार्यम करणीयम, पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें भी कार्य करने चाहिए। औद्योगिक संस्थानेभ्य अनेक मलिन जलेन नद्याम मिलती, नदी में मिलते हैं। पर्यावरण औद्योगिक संस्थान से जो है मलिन जो जल है वो नदी में मिलता है। ठीक है, ऐसे वाक्य लिखने, शॉर्ट में लिखने, जितना संक्षिप्त लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। घबराना नहीं है कि इसका करना क्या, और छोड़ना भी नहीं है। एक आदत हमेशा बनाइए, खासकर भाषा के विषय में, कि छोड़ना नहीं है कोई चीज। शब्दों को तोड़ मरोड़ करके, जब नहीं आ रहा है तोड़ मरोड़ करके उसको पूरा करो। ठीक है, खंड नंबर गा है अनुपयुक्त व्याकरण। हाँ, यहां से थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि व्याकरण का है, इसमें ऑप्शन भी नहीं होता है और सटीक इसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है, जिस तरीके से गणित में न्यूमेरिकल होते हैं उसी तरीके से इसमें व्याकरण होती है। तो खंड का अनुपयुक्त व्याकरण प्रश्न आएगा 6 नंबर होगा, 3 नंबर का 3 प्रश्न। अध्ययनिकेषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। कुरुत संधि या संधि विच्छेद करना है, 2 चीज होती है, 2 वर्णों को परस्पर मेल को संधि कहते हैं और विच्छेद उसी का होता है। चलिए इतना डिबेट नहीं करेंगे, पहले पे चलेंगे भारत धन इंदु। अब हमने यहां पर जानना है प्लस से पहले अगर आ रहा है और प्लस के बाद ई आ रहा है तो हमेशा याद रखें आ और ई को बच्चों ए गुण होता है। गुण संधि यहां पर होगी, आ और ई को जब ए गुण हो जाएगा तब मिलेगा भारतेंदु। ठीक है, प्लस से पहले अच रहे और आगे इक रहे, ई उ री ली, उसको गुण संधि हो जाती है। आवरी को ये गुण होता है, आवरू को वो गुण होता है, री को अर्गुण होता है। गुण 3 ही प्रकार के होते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, अब खा की बात करें, ग्रहधन अभिमुखा। अब यहां पर ध्यान रखें, समान स्वर जहां होते हैं प्लस से आगे और प्लस से पीछे, यानी छोटा आ और बड़ा आ, यहां भी छोटा आ या बड़ा आ में से कोई भी रहे उसको हमेशा दीर्घ होता है। प्लस से समान स्वर जहां रहे और छोटी ई छोटा आ उ तक जो भी रहे उसको दीर्घ ही होना है। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ग्रहधन अभिमुखा, ग्रहाभिमुखा बनेगा, क्या बनेगा? ग्रहाभिमुखा। ठीक है, और यहां पे क्या होगा? भारतेंदु, ये हमने लिख दिया था, बता दिया था। ठीक है, घबराना नहीं। अब है नंबर का भाग्योदय। यहां पर भी आपकी गुण संधि होगी क्योंकि भाग्यधन उदय, अभी हमने बात की थी ना ऊपर, अभी हमने यहां पे बात की थी। भारतेंदु, आवरी को ये गुण होगा, आवरू को वो गुण होता है और री को और गुण। तो यहां क्या है, ये गा में आ है और आगे उ है, आ और उ को आ
धन उ बराबर ओ गुण होता है, तो ओ हो गया, रूप बनेगा भाग्योदय। ठीक है, भाग्यधन होता है, इसका संधि विच्छेद होगा। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। ये भी 3 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का होगा, 1 नंबर का 1 होगा। रेखांकित पदेषु समास समास विग्रह कृत्वा लिखत। रेखांकित पद में समास तथा समास विग्रह हमने लिखना है। और ध्यान रखिए, जिस प्रकार से सब वर्णों को मिला करके संधि बनती है, उसी प्रकार से शब्दों को मिला करके समास बनता है। ये जोड़ी बनी हुई, कड़ी बनी हुई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होते हैं, और वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से संधि का मतलब जोड़ना, समास का मतलब जोड़ना, विच्छेद का मतलब अलग करना, विग्रह का मतलब अलग करना। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, लेकिन परिभाषा थोड़ा अलग अलग होगी। ठीक है, खैर परिभाषा पे नहीं जाएंगे, हम इसका सीधा आंसर आपको बताएंगे किस प्रकार से होता है। ये आ गया माता च पिता, माता च पिता। और सरल सी विधि है, जहां 4 वर्ण बीच में आए, जहां 2 समान स्वर आए, जहां समान और विलोम पद आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, छात्र छात्रा, उसमें हमेशा द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की एक और पहचान है, हिंदी में तो होता है माता और पिता, हिंदी में जहां और आता है, और संस्कृत में जहां आता है वो द्वंद्व समास होता है। अर्थात यहां पर हम लिखेंगे माता च पिता, यानी पितरों। पितरों भी हम इसको लिखते हैं, और माता पिता भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, माता पिता वैसे संस्कृत में लिखते हैं, लेकिन कई बार हिंदी में भी लिख देते हैं। अर्थात इसका पूर्ण रूप जो होगा वो तो होगा पितरों। ठीक है, और हम इसको माता पिता भी लिख सकते हैं। ठीक है, घबराना नहीं है, ध्यान से देखना। नंबर खा की बात करें, विष्णु पीतांबरा धारियति, यहां गलती से प्रिंटिंग में विष्णु पे भी लगा दिया है, विष्णु नहीं होगा, से केवल पीतांबर का समास पूछा उसने। ठीक है, विष्णु पीतांबरा धारियति, विष्णु पीला वस्त्र धारण करता है। कई बार देखते होंगे कि जब हम रास्ते में चल रहे हो, किसी को पहचानते नहीं, तो हम उसके वस्त्र से ही बोलते हैं कि अरे भाई साहब पीले वस्त्र वाले जरूर रुकिए। तो पीला वस्त्र धारण करने वाले को क्या कहेंगे? पीतांबर कहेंगे। अर्थात समास होगा इसका, हिंदी में तो समास होगा पीला वस्त्र धारण करने वाला, संस्कृत में हमने इसका समास लिखना पीता अंबरा, इससे सा पीतांबरा। ठीक है, क्या लिखना, क्या लिखना हमने लिखना है पीता अंबरा, अंबरा यस्य सा पीतांबरा। ठीक है, इतना इसका संधि इस समास विग्रह होगा। बात करें तीसरे की, सा प्रतिदिनम दानम करोति। तो प्रतिदिनम का अर्थ होगा, समास होगा दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति। ठीक है, ये समास विग्रह इसका हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 8 की, ये भी 3 प्रश्न होंगे और 3 ही नंबर का होगा, 1 नंबर का 1 होगा। इसमें प्रकृति प्रत्यय हमने अलग करना है। प्रकृति प्रत्यय की परिभाषा होती है जो शब्द के बाद लगते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग की परिभाषा होती है जो सबसे पहले लगते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। अर्थात दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन एक पहले लगता है और एक बाद में लगता है। हमने यहाँ प्रत्यय की बात करनी है। गम छत्री छात्र गुरु नमति, छात्र गुरु को प्रणाम करता है। तो गम छत्री, और छत्री का बच्चों अत शेष रहता है। क्या रहता है? अत शेष रहता है। ठीक है, और गमा हले आ से मिलता है और ता को ना बन जाता है। ठीक है, गच्छन इसका रूप बन जाता है। क्या बनेगा? गच्छन इसका रूप बन जाएगा। ठीक है, गच्छन छात्रम गुरु नमति, जाकर के छात्र गुरु को प्रणाम करता है। ठीक है, अब बात करें खा की, अजह धनताप, स्त्री प्रत्यय है ये। ठीक है, ये पुल्लिंग से स्त्री बनाने के लिए इस ताप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे गायक गायिका, नायक नायिका, वैसे ही आएगा यहाँ पे अजा धन टाप, और टाप का केवल आ शेष रहेगा और जा हले आ से मिल जाएगा, अजा रूप बनेगा। अज तो होता है पुल्लिंग और अजा होता है स्त्रीलिंग, अर्थात इसको स्त्रीलिंग बनाना। ठीक है, बात करें गा की, जगति विश्वबंधम तल, तल का ता शेष रहेगा और विश्व बंधुता,
विश्व बंधुता इसका रूप बन जाएगा। ठीक है, अगर चैनल अच्छा लग रहा है आपको तो कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। अधुनिकृत वाक्य समूह मंजूषा एवं प्रोदेता अव्यय शब्द वाक्य में पूरे 3 प्रश्न होंगे, 3 नंबर का होगा, अर्थात इस मंजूषा यानी उत्तर माला से हमने इसको लेना है। ठीक है, क्या है? मम परीक्षा भविष्यति, मेरी परीक्षा होगी भाई, कब होगी? तो स्वा, अरे स्वा का एक 2 प्रकार के स्वा होते एक स्वा ये होता है और एक स्वा ये होता है। इस स्वा का मतलब है आने वाला कल और इस स्वा का मतलब होता है बीता हुआ कल, ये सॉरी अपना। ठीक है, तो यहां पे आएगा स्वा। मम परीक्षा भविष्यति, कल मेरी परीक्षा होगी। नंबर कहां है? सा सत्यम न वदति, वह झूठ नहीं बोलता है। तो कौन नहीं, कब नहीं बोलता है? तो कदापि असत्यम न वदति। और गा का आएगा सांप्रतम, आजकल, शीतकालो वर्तते, शीतकाल है। ठीक है, अब बात करें संस्कृत का। संस्कृत व्याकरण का जो है सबसे टफ पाठ माना जाता है। अक्सर विद्यार्थी इसी में गलती करते हैं, यानी वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन का मतलब होता है, वाच्य परिवर्तन का मतलब होता है वाक्य को बदल देना। विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें, और 7 विभक्तियां होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यानी कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध अधिकरण। तो इसमें वाच्य परिवर्तन हमेशा याद रखिए। अगर आपको विभक्ति याद हो रही, राम शब्द याद जैसे याद हो रखे, तो अगर प्रथमा विभक्ति पूछी है तो इसको हमने तृतीय विभक्ति में बदलना है, और तृतीय पूछी है तो प्रथमा में बदलना। बस इतना याद रखना आपने। 2 पद होते हैं, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। यानी एक पद में तो क्या है, पठत रूप आता है, यानी व्यक्ति जो है यानी छात्र जो है अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ रहा है, और एक आता है पठ्यते, यानी छात्र जो है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ रहा बल्कि उससे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यही यहां पे दिखना है। रामा पाठम पठति, तो राम का तृतीय विभक्ति का रूप होता है रामेण। रामेण पाठम पठ्यते, राम से पाठ, यहां उत्तर आएगा। इसका अर्थ होगा राम पाठ पढ़ रहा है, और यहां आएगा राम से पाठ पढ़ा जा रहा है, यानी तृतीय विभक्ति में इसको करना। देखिए जैसे खा में कर रखा है, बालके ने मोदकम खादता, अब इसको हमने प्रथमा विभक्ति में बदलना है। बालका मोदकम खादती, मोदकम यानी लड्डू, बालक लड्डू खाता है। ठीक है, ठीक है ना। अब गा की बात करें, तेनम नाटकम दृश्यते, उससे नाटक देखा जाता है। सा नाटकम दृश्यते, वह नाटक देखता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसको बदलना। कठिन नहीं है, टफ नहीं, टफ दिमाग का जो बोझ होता है, प्रेशर होता है, वो कर देता है, अन्यथा कोई चीज इस दुनिया में टफ नहीं है। ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हुई है जिन्होंने अपनी बुद्धि के अनुसार, अब एकलव्य की हम बात करें, उसने अपने द्रोणाचार्य जो गुरु थे उनके पुतले के सामने सर्व शिक्षा ग्रहण की थी। और हमारे सामने तो अनेकों सारे शिक्षक है, हम खुद एक शिक्षक है। ठीक है ना, तो अपने आप पर भरोसा कीजिए, आप हर चीज को सफल कर देंगे। प्रश्न नंबर 11 की बात करें, मंजूषा वाचनम दृष्टवा संस्कृतेन समयम लिखत। ठीक है, गिनती भी याद करनी है आपको। वाचिका यानी समय को देख करके इसको लिखना हमने। तो हमेशा ये याद रखना, इसमें 4 प्रकार के आते हैं। एक तो पूर्ण टाइम होगा, जैसे 10 बजे लिखा हुआ, एक सवा होगा यानी 10:15 लिखा हुआ, एक साढ़े होगा, 7:30 लिखा हुआ, एक पौने होगा, 1:45 लिखा हुआ। तो 4 प्रकार के नाम याद रखने हैं। 7:30 वादन, 7:30 को लिखा जाता है सार्ध, क्या लिखना है? सार्ध सप्त। ठीक है ना, सार्ध सप्त वादनम, ये तो लिख दिया आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 10 का लिखना है, 10 का तो 10 ही लिखेंगे ना भाई, 10 वादनम। ठीक है ना। अब बात करें 10:15 की, तो इसका आता है सपाद, 10 वादने, नोट कर लो। सपाद 10 वादने यानी 10:15 बजे। और बात करें अगर 1:45 की, तो यहां पे हमने लिखना है पादोन एकम।
पादोन लिखनी है इसको, यानी साढ़े को सार्ध कहना, सवा को सपाद कहना और पौने को पादोन कहना है। ठीक है, इतना ही इसका उत्तर होगा। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, अधोलिखित वाक्यों से शब्दों से संख्या लिखत, संख्या लिखनी है इसकी। जैसे हमने ऊपर लिखा था साढ़े को साढ़े सात को सात सप्तवाद ने लिखा, यहां भी वही करना हमने, गिनती आती है। 19 को क्या लिखें, अस्मिन उद्याने 19 वृक्षा संख्या। अब 19 नहीं लिखना है, यहाँ हिंदी नहीं लिखना है ऐसे कि 19, कोई प्रकार कोई फायदा नहीं है उसका लिखने का। ठीक है, क्योंकि हमें संस्कृत में लिखना है, संस्कृत का पेपर है। अस्मिन उद्याने 19 वृक्षा संति, इस बगीचे में 19, अर्थ तो वही निकलेगा 19 ही। इस बगीचे में 19 वृक्ष हैं, तो 19 को हमने लिखना एकोनविंशति। क्या लिखना है, एकोनविंशति, यानी 20 में से एक कम। ठीक है ना, एकोनविंशति लिखना है, और 12 को हम लिखेंगे द्वादश। ठीक है, आप टेंशन में लीजिए, हम आपके साथ हैं। अब बात करें प्रश्न नंबर 13 की, वो पदानी रेखांकित पदानी शुद्धानी कृत पूर्ण वाक्य लिखत। रेखांकित जो पद है उनको शुद्ध करके लिखिए। कहां लिखिए, सामने लिखिए। ठीक है, इसमें नहीं दे रखा, का वाले में नहीं दे रखा, सा वाले का अगर अस्त, यहां पे आप सा को भी कर सकते हैं और बालिका को भी कर सकते हैं, दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है ना, सा आ गया सर्वनाम, बालिका आ गई कारक कर्ता। तो यहां पे दे रखा है, चलो हम सा को ही करते हैं। ठीक है, सा को करते हैं। सा बालिका अस्ति, और बालिका का सा का मतलब है पुल्लिंग का बोधक, पुरुषवाचक का बोधक, और बालिका जो आगे स्त्रीलिंग का आगे, अर्थात यहां पर एक बालक, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग का बोधक कर रखा, अर्थात हमें एक ही बोधक करना है इसको। संस्कृत में बालिका को सा लिखा जाता है, यानी बालिका को सा लिखा जाएगा, और बालक होगा तो उसको विसर्ग वाला सा लिखा जाएगा। ठीक है ना, विसर्ग वाला सा लिखा जाएगा। तो यहां पर हमने सा लिखना है, यानी मात्रा वाला सा बालिका अस्ति। ठीक है ना, अब बात करें, देखिए जैसे ये खा वाले में कर रखा है, सा रामा अस्ति। सा जो है ये स्त्रीलिंग का बोधक है, और राम जो है पुल्लिंग का बोधक हो गया, अर्थात से अंडरलाइन भी कर रखे। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, सह रामा। ठीक है ना, अस्ति, शुद्ध करना हमने वाक्य को। यहां भी क्या है, अहम विद्यालय में गच्छति, मैं विद्यालय, और गच्छति जो है ये पुल्लिंग का, पुरुषवाचक का बोधक है, और ये तुम पुरुष का है। ठीक है, ये प्रथम पुरुष का आ गया। तो हमने यहां पे क्या लिखना, अहम विद्यालयम गच्छामि। ठीक है ना, उसी विभक्ति का उसी पुरुष का लिखना है। प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष। ठीक है ना, अब बात करें खंड घा की, पठित बोधन। अब यहां से बच्चों जो है हमारा पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नोत्तर शुरू हो जाते हैं। जो आपने किताब पढ़ी है, यानी सेमुसी जो पढ़ी हुई है, उसी से निर्मित इन प्रश्नों का निर्माण होता है। अब प्रश्न क्या है, अधोलिखित पद्यासम पठित्वा तथा आधारितान प्रश्नान उत्तर पुस्तिका में उत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ करके उसके उत्तर देने हैं। चलो हम इस पे समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा हम इसका उत्तर ढूंढ देते हैं। एक पदेन उत्तरत कपिवल कवितारम यत्नम अकरोत। अब सीधा हम इसको ढूंढ सकते हैं यहाँ पे सरल सी भाषा में, यत्नम अकरोत, प्रयत्न करता है, ये दे रखा इसमें। कृषि वाला कवितारम यत्नम अकरोत, कतिवारम, कितने बार, तो बहुवारम लिखा हुआ ना, तो बहुवारम इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, पूर्ण एक ही नंबर का 5 नंबर का ये प्रश्न होगा। पूर्ण वाक्य ने उत्तर का क्षेत्रे पपात, यहां उत्तर दिया होगा इसका। सा वृषभा हलगूडा हलम उड्डा गंतुम सकता क्षेत्रम अपवदत्। क्षेत्र यानी खेत में, पपात मतलब गिर जाता है, कौन गिरता है, का यानी वृषभा यानी बैल गिर जाता है। ठीक है ना,
तो उत्तर क्या लिखना, वृषभा क्षेत्रम बपात, बैल क्षेत्र में यानी खेत में गिर जाता है। बात करें दूसरे के, बलिर्वर्धवो वर्धयो एका कीदृशा आसीत, कीदृशा आसीत, इधर ही हमें इसको ढूंढना है। दुर्बला, यहां पर लिखना है हमने इसको, बलिवर्धयो एका दुर्बला आसीत, ठीक है ना, कमजोर है। निर्देशानुसार उत्तर कृषक का इतरते किम अन्य पदम अत्र प्रयुक्तम, कृषक किसान के लिए यहां कौन सा पद प्रयुक्त किया गया है, कौन सा किया गया होगा, पढ़िए। तो यहां प्रयोग किया गया है क्रुद्ध, किसी कृषि बल, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रुद्ध, ठीक है, क्रुद्ध लिखना है यहां पे। अब वलिर्वर्धयो इति प्रयुक्ता विभक्ति का, वलिवर्धयो कौन सी विभक्ति में इसका प्रयोग किया गया है, तो संबंध कारक आया गया षष्ठी विभक्ति, दो वचन इसका रूप होगा, ठीक है, षष्ठी द्वितीय लिखना है इसमें, क्या लिखना, षष्ठी द्वितीय विभक्ति, ठीक है ना। अब बात करें प्रश्न नंबर 15 की, आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रूपो नश्रमथमो बंधो कृत्वा यम नमस्सीदति, आलस्य मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु होता है, मनुष्य के शरीर में लेकर के उसी मनुष्य का नाश कर देता है। इससे प्रश्न बनेंगे, एक पद उत्तर आलस्य केसु रिपु, तो मनुष्याणाम, उत्तर आएगा मनुष्याणाम। पूर्ण वाक्य मनुष्याणाम सर्वश्रेष्ठ बंधु का, नष्टिष्ट उद्यमसमो परिश्रम, ठीक है, परिश्रम से भी आप लिख सकते हैं, उद्यमसमो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। मनुष्य किम कृत्वा नावसीदति, परिश्रम न करके, क्या लिखना, नष्ट समय, परिश्रम न करके, ठीक है ना। अब बात करें निर्देशानुसार कृत्वा शब्द से प्रकृति प्रत्यम, क्या है, क्रीडनाप्ता, नास्ति अस्य क्रियापद से कर्ता का, नास्ति का क्रियापद का कर्ता क्या होगा, मनुष्याण, मनुष्य, ठीक है ना। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 के, अध्यय लिखित नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानुत्तरम, इस नाटक को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काका आम सत्यम कथतम तया वसुतम वनराज, ठीक है, इसको पढ़कर के उत्तर देने। प्रश्न में लिखा गया काका का ध्वनि अकरोति, कौवा कैसी ध्वनि करता है, कैसी ध्वनि करता है कौवा, तो ये लिखा हुआ है काका इति कर्कश ध्वनि, तो उत्तर में आएगा काका, क्या लिखना है, काका ध्वनि, ठीक है, इतना ही लिखना है। पूर्ण वाक्य में का आदर्श छात्रा मान्यते, कौन सा आदर्श छात्र माना जाता है, तो इसमें हमने इसको पढ़ना है बच्चों। अब हम इसको, ठीक है, तो उत्तर आएगा काक चेष्टा, ये लिखा हुआ है इस पे, काक चेष्टा विद्यार्थी आदर्श छात्रा मान्यते, ठीक है। काका कथम वातावरणम अकूली करोति, मरणानुकूली करोति, वातावरण को मरणानुकूली बना देता है, कैसे, क्या उसका उत्तर होगा, ठीक है, ये होगा इसका उत्तर। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरण मरणानुकूली मनो, ठीक है ना, ये उसका उत्तर होगा। निर्देशानुसार में हम इसका करेंगे। सत्यप्रिया कस्मिन पदे प्रयुक्ता प्रत्यय, सत्यप्रिया में अस्मिन पद में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, इसमें तल प्रत्यय का प्रयोग, तल का प्रयोग किया गया है, तल से बनता है, ठीक है। मेध्या
इति अस्य विलोम पदम की मेध्य का विलोम पद क्या होगा? मेध्य का विलोम पद आ जाएगा योग्य। ठीक है ना, योग्य इसका उत्तर आ जाएगा। अब बात करें अधिलिखित श्लोक भावार्थम समुचित पूरितम एकेन राजहंसेन यासोभा सरसो भवत् नसा वक शस्त्रेण परितस् तीरवासिना। एक राजहंस के द्वारा ही तालाब की शोभा होती है, अनेकों बक रहने पर भी वह उसकी शोभा नहीं बदल जाती है। तो उत्तर में क्या है? एकेन राजहंसेन सरोवर से यादृशी शोभाम भवती तादृशा। ठीक है, बक्सर स्त्रीण परता निवारिता सा शोभा न भवती। ठीक है ना, ये इसका उत्तर आ जाएगा। कुल मिलाकर के भावार्थ वाला हमने लिखना है। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं है, सरल है। नंबर कहा, एक एव खगो मानी वने वसत चातका पिपासितो वा मृयते याचते पुरंदरम। एक ही ऐसा पक्षी स्वाभिमानी होता है जो मर जाएगा किंतु जमीन का जल नहीं पिएगा, अपने नियम के अनुसार वो भटकेगा नहीं। विद्यार्थी को ये होना चाहिए, जो हमारे संस्कार है, सभ्यता है, उसके विपरीत हमको नहीं जाना चाहिए। भावार्थ, कानने एक एव स्वाभिमानी पक्षी वसति स्म या पीणासिता एव विव्रियन्ते पर्यन्तुं स्वाभिमानं त्यक्त्वा पृथिव्यां जलं न गृह्णाति एवमेव स्वाभिमान पुरुषा स्वाभिमान पुरुषा ऐसा कार्य ऐसा न त्यजति, स्वकार्यम न त्यजति। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 18 के अधोलिखित श्लोक अन्वय पूयत। अन्वय इसके हमने लिखने, और अन्य अगर आपको नहीं आते तो आप इसको, अन्वय का मतलब होता है क्योंकि श्लोक जो है वो छंद बनाने के लिए आगे पीछे लिखा गया है और अर्थ बनाने के लिए हमने इसको लिखना है। विचित्र खलु संसारे नास्ति किंचन अमर्थकम अस्मेव चेव धावनो वीरा भारस्य वहने खरी। अस्य चेद विचित्रम खलु संसारे, भारस्य निरर्थकम नास्ति धावने चेत नहीं, अश्व चेत धावने वीरा भारस्य वहने खरा। ठीक है, भारस्य वहने खरा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करें रेखांकित पद परामादृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पद में प्रश्नवाचक चिन्ह का निर्माण कीजिए, क्योंकि उत्तर होता है एक वानरा आ गया तस्य पुच्छम धुनोति। एक वानर आकर के अपनी पूंछ को धुता है, तो एक वानरा आ गया, आगत्य लिखने दो, आ करके कहा एका का आगत्या, तो कहा आएगा इसमें कौन। ठीक है ना, कौन एका का आगत्या तस्य पुच्छम धुनोति। ठीक है, नंबर खा होगा धेनु नाम माता सुरभि आसीत। कस्य नाम? धेनु नाम माता। धेनु नाम माता का आसीत, क्या था? सुरभि। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, अधोलिखितानि वाक्यानि उचित घटनानुक्रमेण संयोजा। घटनानुक्रम के अनुसार हमने इसको लिखना है, सही घटनाक्रम का हमने इसमें निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 की बात करें, ये भी 2 नंबर का होगा। संस्कृत ने वाक्य प्रयोगम क्रोध हिमालयात। हिमालयात हिमालय से निकल करके चतुर्थी सॉरी हाँ पंचमी व्यक्ति का एक वचन का रूप होगा। वाक्य निर्माण करने हैं, गंगा नदी हिमालय, गंगा नदी हिमालय, गंगा नदी हिमालय बहती। ठीक है ना, हिमालय से बहती है। निर्बला, सा पशु निर्बला अस्ति, वह पशु निर्बल है। वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, तो ये प्रिय विद्यार्थियों
21 नंबर का 21 प्रश्नों का आपका संपूर्ण 80 नंबर का पेपर होगा। और ये जो पेपर है पूरा हल हमने आपके सामने किया। आशा है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर प्राप्त हुआ होगा। सरल सा पेपर है। अब देखिए हमने इस पेपर को केवल 1 घंटे में इसको पूर्ण किया। आप अब जान सकते हैं कि हम इस प्रश्न को कितने घंटों में कर सकते हैं। 3 घंटे का है, इसलिए आराम से करना है, जल्दबाजी का कार्य नहीं करना है। पेपर सरल सा है, ठीक है। तो आगे भी हम समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जिससे आपका मोटिवेशन होता रहे। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम समय समय पर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, राधे राधे अवश्य लिखें। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।